69 से करना था, इससे पहले 68 तक का कर लिया था। वैसे तो ये लास्ट वाले लेक्चर में ही ख़त्म हो जाना था, बट मेरे आलस के कारण ये हो नहीं पाया था, तो आज तो ख़त्म कर ही देंगे। ओके, और 2024 को भी स्टार्ट कर ही देते हैं। तो पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। देर आर लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स वेइंग 2 ग्राम, 5 ग्राम एंड 10 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम each. Consider the following statements. Which one of the following above are correct? कौन सा करेक्ट है ये बोल रहा है। ठीक, अब देखते हैं। टू बाई 78 ग्राम ऑफ कॉइन्स वन मस्ट बाय एट लीस्ट 7 कॉइन, तो बाय करने ही पड़ेंगे बोल रहा है। अगर 78 ग्राम का कॉइन, 78 ग्राम ऑफ कॉइन दैट कॉइन्स वन मस्ट बाय एट लीस्ट 7 कॉइन, तो कम से कम 7 कॉइन है ना। तो हम लोग ऐसे कॉइन्स को यूज़ करेंगे कि 78 ग्राम हो जाए, एकदम मिनिमम कॉइन यूज़ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा वाला कॉइन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने का ट्राई करेंगे। बट 50 को 2 बार में यूज़ करोगे तो 100 चला जाएगा, तो ये तो 78 क्रॉस हो जाएगा ना। तो एक कॉइन में क्या का यूज़ करी, 50 ग्राम का। ठीक है, इससे ज़्यादा तो यूज़ नहीं कर सकती। तो ये 28 ग्राम का बचा। अब 28 ग्राम को कैसे वे करूँ, अब उससे कम वाले को यूज़ कर लेते हैं, तो 25। फिर 3 ग्राम का बचा, बट 3 ग्राम का कोई कॉइन है ही नहीं, तो ऐसा तो मैं मेज़र कर ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि 2 ग्राम का बस है। फिर 2 ग्राम अगर मैं यूज़ कर ली तो 1 ग्राम का आएगा ही नहीं ना कुछ। तो ऐसे तो 1 ग्राम है वो बच जाएगा। तो ये वाला केस तो नहीं हो सकता, भले इसमें 1 2 3 ही कॉइन यूज़ होता है, लेकिन ये केस पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अब दूसरा तरीका क्या है, 50 ग्राम का तो यूज़ करना ही करना है। 28 ग्राम तो ये हो जाएगा, तो एक कॉइन मैंने यूज़ कर लिया है। ठीक है, 50 ग्राम का। अब मैं दूसरा तरीका अपनाती हूँ, 25 वाला यूज़ नहीं कर सकती, तो क्या हुआ, 10 वाले को यूज़ कर लेती हूँ 2 बार, तो 2 कॉइन इसको यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये अब 8 ग्राम वाला बस वे करना बचा हुआ है। तो इसके लिए अब 5 ग्राम का अगर मैं यूज़ करूँ तो अगेन 3 वाला केस हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि मैं 2 वाला कॉइन को 3 बार यूज़ कर लेती हूँ, है ना। तो 2 चौक 8 है ना, तो 3 कॉइन हो गया। तो 3 4 5 6, 3 4 5 6 नहीं, 4 कॉइन यूज़ करना होगा ना, 2 चौक 8 होगा। तो 4 कॉइन, तो 4 5 6 7, तो 7 कॉइन हो जाएंगे। एटलीस्ट मुझे 7 कॉइन तो यूज़ करना ही होगा, इससे कम में तो बात नहीं बनने वाली है। 78 ग्राम तो मैं नहीं मेज़र कर पाऊँगी, है ना। फिर अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, टू वे 78 ग्राम यूजिंग दीज कॉइन्स वन कैन यूज़ लेस देन 7 कॉइन। तो 78 ग्राम को वे करने के लिए मैं 7 कॉइन से कम यूज़ कर सकती हूँ, ऐसा बोल रहा है। तो अभी यहाँ पे मुझे वे करना है, यहाँ पर बाय करना था, यहाँ पे दोनों वर्डिंग्स अलग है। ये बात सोच लेना कि इधर भी तो 7 कॉइन बोला था, इधर भी 7 कॉइन ही चाहिए होगा शायद करके, नहीं, इधर बाय करना था और यहाँ पे वे करना था। जैसे इधर बोल सकते हैं बाय करने में क्या होगा, इसको ऐसे इमेजिन करो कि आपको कोई चीज़ परचेस करनी थी 78 रुपीज़ की, तो उसके लिए आपके पास ये सारे वाले नोट थे, तो आप कौन कौन सा नोट दोगे, ऐसा वाला है। ठीक है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक एक ही नोट है, कितना भी यूज़ कर सकते हो, ये है। तो ये वाला केस था बाय वाले में। ठीक है, अब जब वे कर रहे हो आप, तो वे क्या कब करते हैं, तो सब्जी मंडी में चले जाओ, वहाँ पर इमेजिन करो अपने आप को और सोचो कि यहाँ पर आपको वे करना है 78 ग्राम को। ठीक है, और आपके पास ये सारे वेट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, तो ये तो दिख ही रहा है कि हमने तो पहले केस में ही देख लिया था कि 78 प्रॉपर होगा नहीं, कॉइन्स ऐसे है नहीं। हाँ, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 ग्राम का एक्स्ट्रा डाल देते हैं, तो ये 80 ग्राम हो गया। अब 80 ग्राम का तो इधर मैं वे कर सकती हूँ ना, तो 80 ग्राम करने के लिए मैं 50 वाला का एक कॉइन यूज़ करूँगी, है ना। 50 का एक कॉइन, अभी यहाँ पे कॉइन नहीं, यहाँ पे ये वेट है। ठीक है, 50 ग्राम का एक वेट यूज़ करूँगी एंड देन क्या करूँगी, 50 हो गया, 25 का ये तो 75 हो गया। उसके बाद फिर 75 के बाद और क्या यूज़ कर सकते हैं, 5 वाला यूज़ कर लो, हो गया 80। तो 7 कॉइन की ज़रूरत पड़ी क्या, नहीं तो 3 में ही काम बन गया अपना। तो 50 60 70 75 5 80, तो 3 में ही हो गया, तो 7 की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सेकंड गलत है, फर्स्ट इज़ करेक्ट। ठीक है, अब ये चीज़ लेकिन नोटिस करना होगा एग्ज़ाम हॉल में जब आप रीड कर रहे हो। अब इसका हिंदी दिया है नहीं, इसमें ये वाली PDF में तो नहीं है, बट आपको क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। तो अगर कन्फ्यूज़न होगा तो देख जरूर लेना। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट से सिमिलर साउंड कर रहे हैं, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये पूछ क्या रहा है। तो एक बार हिंदी ट्रांसलेशन ज़रूर देख लेना।
फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर a प्लस बी मीन्स a नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू b। ओके, तो इसमें डायरेक्टली हम साइन में ही आ जाते हैं। p मल्टीप्लाई वाले के लिए क्या बोला है, मल्टीप्लाई में नॉट स्मॉलर देन a इज़ नॉट स्मॉलर देन b, नॉट स्मॉलर देन b, b से स्मॉलर नहीं है बोला है, ठीक है। तो ये वाला साइन लगाओ इधर, ये p q के बीच का, ठीक है। फिर p माइनस टी का क्या हो जाएगा, p माइनस टी, माइनस वाले के लिए है नॉट ग्रेटर देन b, a इज़ नॉट ग्रेटर देन b, तो ये वाला साइन है। फिर टी एंड आर के बीच का, टी एंड आर के बीच का डिवाइड वाला है, तो टी एंड आर के बीच डिवाइड वाला, a इज़ नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू b, तो ना तो a ग्रेटर है ना ही इक्वल है b के, तो ये वाला साइन आ जाएगा। फिर क्या बचा, r एंड s, ओके, प्लस माइनस, तो a इज़ नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर देन b, ना तो b से स्मॉलर है ना ही ग्रेटर है, मतलब इक्वल ही हो सकता अब तो ये वाला साइन इधर आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर अगेन प्लस माइनस वाला साइन है, तो यहाँ पर भी हम लिख ही लेते हैं, क्यू टी इक्वल होगा कंक्लूजन बोल रहा है। और प्लस वाला साइन में क्या था, प्लस के साइन में ए इज़ नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी, ए इज़ नीदर स्मॉलर, ठीक, नॉर इक्वल टू बी, तो ऐसा वाला साइन है क्यू एंड एस के बीच में, ठीक है। तो अभी पहले हम इसको पहले डिकोड कर लेते हैं। P नॉट लेस देन Q, इसका मतलब क्या है कि या तो P है वो ग्रेटर है या तो इक्वल है Q के, एक रिलेशन ये समझ आ गया अपने को। और P नॉट ग्रेटर देन T, इसका मतलब क्या हुआ कि P या तो छोटा है या तो इक्वल है T के, ठीक है। और T एंड R के बीच का रिलेशन में क्या समझ आ रहा है हमको कि इक्वल भी नहीं है ये ग्रेटर भी नहीं है, मतलब कि R इज़ ग्रेटर, ठीक है। तो फाइनल रिलेशन क्या बना कि T से बड़ा है R है इक्वल टू S, ये हो गया, ये डाल दिया हमने। एंड P एंड T के बीच का रिलेशन क्या है कि T है वो या तो बड़ा है या तो इक्वल है P के, और ये वाला P एंड Q के बीच का कि P या तो ग्रेटर या इक्वल है Q के। तो अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि Q T इक्वल है, Q और T कहाँ इक्वल है भाई, ग्रेटर भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, तो दिस इज़ नॉट कंक्लूजन, है ना। फिर S से ये वाले को कैसे लिख सकते हैं कि S अगर लेस देन भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, मतलब कि ग्रेटर देन Q है, तो S है वो बड़ा है Q से, S है बड़ा है Q से। तो अभी देखो R और S तो इक्वल ही है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और T है ये ग्रेटर भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, ये भी ग्रेटर भी इक्वल भी, और Q एंड S के बीच का देखना है तो इक्वल भी हो सकता है। यहाँ पर अगर इन दोनों के इक्वल हुआ तब यहाँ पर भी इक्वल आ जाएगा Q, फिर इसके भी इक्वल हो जाएगा तब S ग्रेटर हो जाएगा। बट ये भी कंडीशन है ना कि ये ग्रेटर होगा तब, तो ये भी कंक्लूड नहीं कर सकते। पर अगर ये वाला केस अगर हम लोग देख ही लें, चलो दोनों केस को एक बार बना के देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। एक बार कंडीशन ये मान लेते हैं कि इक्वल ही है, ठीक है, तब क्या होगा, तो P Q के इक्वल है तो इस केस में S इज़ ग्रेटर देन Q, ठीक है, इस केस में तो सेटिस्फाई कर गया। अगले एक और केस देख लेते हैं जहाँ पर ग्रेटर वाला साइन यूज़ कर लेते हैं, तो S फिर ग्रेटर देन P देन Q, तो Q से बड़ा P है, P से बड़ा T है, तो S तो ऑब्वियस ही बात है Q से बड़ा ही है, हाँ ये भी सेटिस्फाई कर गया। अगर ये कंडीशन लूँ मैं कि S और उसके फिर T यहाँ पर इक्वल ले लेती हूँ, यहाँ पर ग्रेटर ले लेती हूँ, तो इस केस में Q से बड़ा P है और P है वो इक्वल है T के, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो P से बड़ा S, हाँ सारे केस में S इज़ ग्रेटर देन Q, तो ओके ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इससे हम एक और चीज़ ये सीख लेते हैं कि जब अगर ऐसा साइन दिया रहेगा, बीच में हर जगह सेम साइन है, ठीक है, ऐसा ही जा रहा है, और यहाँ पर ऐसा कुछ है, ये ऐसा कुछ है, और यहाँ पर कुछ भी है, बट साइन हमेशा ग्रेटर ही जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला ग्रेटर ही होगा। बट अगर यहीं पे इनइक्वालिटी इधर वाला कहीं पर साइन हो जाता ना तो हम कंक्लूड नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये वाले याद रख लेना, अगर सेम साइन जा रहा है और ये पूछ रहा है कि ये ग्रेटर है या नहीं, तब तो ग्रेटर हो गई, ठीक है। यहीं पर अगर लेसर बोल देता तो गलत हो जाता, क्योंकि ये तो ग्रेटर था ना। ओके, तो सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है।
फ्रॉम द स्टेटमेंट। ठीक, फिर ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बट सिंप्लीफाई करेंगे तो रिमाइंडर में लिखना होगा, है ना। तो 2 एकम 2 2 3 6 2, सॉरी इसको मैं 1 क्यों लिख दी हूँ, सिर्फ एक ही 2 तो गया ना। मतलब क्या किया मैंने, एक बार थोड़ा अच्छे से लिख लेती हूँ। 192 डिवाइडेड बाई 6, अब दिख रहा है हमको ये कैंसिल आउट होगा, तो 191 डिवाइडेड बाई 6, तो एक जो 2 है उसको अलग कर दिया मैंने इस पावर से, तो एक पावर कम हो जाएगा। अब फिर कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 2 3 6, तो 191 डिवाइडेड बाई 3, ये नया क्वेश्चन बन गया। तो अब इसके लिए चेक कर लेना, तो 3 से अगर मैं करूँ तो कितना रिमाइंडर होगा, -1, 191 डिवाइडेड बाई 3, तो -1 के पावर में ऑड है तो -1 आएगा डिवाइडेड बाई 3, तो रिमाइंडर आ जाएगा 3 - 1 दैट इज़ 2, बट हमने कैंसिल आउट भी किया था तो उसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, यूपीएससी बहुत रिमाइंडर पूछा है। और फिर ये वाला देखते हैं, इसका भी हमको पता है कैसे करते हैं सीक्वेंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है, तो 5 4 का ऐसा पेयर बना सकते हैं। हम 5 5 का बना लेते हैं, ठीक है, जल्दी हो जाता है इसलिए। ABCD, यहाँ पे D है, फिर ABBCD, ये तो दिख ही रहा है ये क्या कर रहे हैं हम लोग, एक एक रिपीट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे B रिपीट हुआ है और यहाँ पे सब एक एक बार रहते हैं, यहाँ पे A आया होगा तो लास्ट में A वाले ये है। चलो ये DDC, तो DDCA, DDCA, दिस इज द करेक्ट आंसर, DDCA। ओके, फिर अगला ABCD आर 2 डिजिट नंबर्स है, मल्टीप्लाइंग AB विद CD, AB को CD से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट इन 3 डिजिट नंबर DEF, एडिंग DEF विथ अनदर 3 डिजिट नंबर GHI, थोड़ा अलग ही लिख लेते हैं, DEF को GHI से ऐड कर रही हूँ तो 975 आ रहा है। ठीक है, फर्दर ABCD E और GHI आर डिस्टिंक्ट डिजिट्स, E 0 है, E मतलब 0 है यहाँ पर, F इज़ 8, तो ये D08, ये AB इंटू CD, यहाँ पर भी E का वैल्यू रख लेते हैं 0, F का वैल्यू 8, GHI 975, व्हाट इज़ ABC इक्वल टू। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है कि 8 में अगर मैं I जोड़ूँ तो 5 कैसे आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं 9 रख दूँ ना तो कितना आ जाएगा, 8 16 17 हो जाएगा, मतलब कि कैरी ओवर सिर्फ एक ही हो सकता है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो क्या इक्वेशन बना, 8 + I इज इक्वल टू 15, तो I इज इक्वल टू 15 - 8 कितना आ जाएगा, 9 10 11 12 13 14 15 6 7, तो I की वैल्यू तो 7 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर I की वैल्यू 7 है, E की वैल्यू 0, F की वैल्यू 8। ठीक है, और सब के सब डिस्टिंक्ट है। ओके, मतलब 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 से 9 तक का में है, जिनमें से 0 हमको पता चल गया, 8 और 7 पता है, तो बाकी बचे हुए कौन कौन से हैं वो देख लेंगे। ठीक है, इससे आगे 1 + 0 + H इज इक्वल टू 7 आ रहा है, तो H इज इक्वल टू 7 - 1 मतलब H इक्वल टू 6, तो H की वैल्यू पता चल गई 6। फिर यहाँ पर अगर मैं 6 लिखूँ तो ये चलो 7 आ गया, तो इधर तो कैरी ओवर नहीं आ रहा है, तो D + G इज इक्वल टू 9 होगा। 9 का क्या पॉसिबल हो सकता है, अपने पास कौन कौन से नंबर अवेलेबल है जिससे 9 हो सकता है। 6 3 नहीं बना सकते क्योंकि 6 ऑलरेडी H की वैल्यू है, तो अगर मैं 6 यहाँ पे लिख देती हूँ तो D या G में से कोई 6 होना होगा। तो दूसरा कंडीशन 5 और 4 का, और 0 9 भी नहीं हो सकता क्योंकि 0 ऑलरेडी आ चुका है, तो एक ही कंडीशन होगा, या तो D 5 है या तो 4 है, या G 5 है या 4 है।
तो अभी हमको नहीं पता डी एन जी में ये 5 है या 4 है, बट इन्हीं दोनों में से ही पॉसिबल है और कोई हो नहीं सकता। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वाला हट गया, ये नहीं हो सकता। ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, इसका ऐड निकालना है ना। 0 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, अब यही बचा। ठीक है, तो ए बी सी का समेसन है वो सिंगल डिजिट आ रहा है, तो 9 से तो मैं ऐड करूँगी तो कभी सिंगल डिजिट नहीं आने वाला है अगर 3 नंबर को ऐड कर दूँ इधर से। तो वैसे ही इन 7 से इन लोगों को 3 नंबर को ऐड करूँ तो भी नहीं आ सकता, तो ये भी नहीं, 3 डिजिट्स को ऐड करूँ तो नहीं आ सकता। तो इन्हीं तीनों ही पॉसिबल है ए बी सी की वैल्यू। बस हमको सम निकालना है, कौन ए कौन बी कौन सी फ़र्क नहीं पड़ता, बस ऐड कर लो। तो 1 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला अपना क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द 5 कैंडिडेट्स पी क्यू आर एस टी। 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड 1 स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो इसके बेसिस पे कंक्लूड करना है कि क्या होगा। ठीक, तो ट्रू स्टेटमेंट बोल रहा है कि पी एंड क्यू वॉज सेलेक्टेड फॉर द जॉब, 1 ऑफ पी एंड क्यू आर सेलेक्टेड। तो पी एंड क्यू है, इनमें से कम एक तो सेलेक्ट हो ही रहा है। ठीक है, एक तो सेलेक्ट हो गई, या तो पी सेलेक्ट होगा या तो क्यू सेलेक्ट होगा। फॉल्स स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि कम से कम एटलीस्ट 1 आर एंड एस वॉज सेलेक्टेड फॉर द जॉब। कम से कम मतलब कि एक तो सेलेक्ट हो गई, ऐसा भी हो सकता है कि 2 हो जाए, बट एक तो हो गई। तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है ना, मतलब कि ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, तो एक ही कंडीशन बचता है कि कोई सेलेक्ट नहीं हो रहा है, दैट इज़ 0। ना तो आर सेलेक्ट हो रहा है ना ही एस सेलेक्ट हो रहा है। फॉल्स स्टेटमेंट था ना ये कि एटलीस्ट 1 ऑफ आर एंड एस, तो इसका अपोजिट वाला बस एक ही कंडीशन बचता है जब 0 हो, और 0 मतलब कि आर भी सेलेक्ट नहीं हो रहा है, एस भी सेलेक्ट नहीं हो रहा है। फिर एट मोस्ट 2 ऑफ आर एस टी आर सेलेक्टेड। एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आर एस टी में से सिर्फ 2 ही सेलेक्ट हो सकते हैं। तो एक कंडीशन क्या है कि कोई सेलेक्ट ना हो, एक कंडीशन ये है कि एक सेलेक्ट हो, दूसरा कंडीशन है कि 2 सेलेक्ट हो। तो एट मोस्ट ये, अब ये ट्रू स्टेटमेंट है तो यही वाला लेना होगा। तो या तो आर सेलेक्ट हो रहा है या तो एस या तो टी, है ना। एक वाले में 0 में तो वही है कि ना तो आर सेलेक्ट हो रहा है ना एस सेलेक्ट हो रहा है ना टी सेलेक्ट हो रहा है। और 1 देख लिया, 2 वाले में आर एस सेलेक्ट हो रहा है या एस टी सेलेक्ट हो रहा है या टी आर सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि एटलीस्ट 4 वर्ड सेलेक्टेड फॉर द जॉब, कम से कम, तो सबका मिनिमम वाला कंडीशन ले लेना। ठीक है, तो कितने लोग हैं, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, सबका मिनिमम वाला कंडीशन क्या है, या पी एंड क्यू में से 1 ऑफ, तो पी एंड क्यू में से एक तो सेलेक्ट हो ही रहा है। ठीक है, ये मिनिमम वाला ले लिया। आर एस में से कोई सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो आर एस में से कोई सेलेक्ट नहीं हो रहा है। और यहाँ पर भी मिनिमम वाला कंडीशन है कि कोई सेलेक्ट नहीं हो रहा है, आर एस टी, तो एक तो सेलेक्ट हो गई, तो एटलीस्ट 4 बोल रहा है भाई, ये तो नहीं हो सकता फिर तो। फिर एस वॉज सेलेक्टेड फॉर दी जॉब, एस सेलेक्ट हो गया जॉब के लिए, बट नहीं, मिनिमम कंडीशन वाले केस में अगर मैं देखूँ तो आर एस टी तीनों सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो इधर तो एस सेलेक्ट नहीं हो रहा है ना। डेफिनेटिवली मतलब सर्टेनिटी के साथ हम नहीं बोल सकते ना कि एस तो सेलेक्ट हो गई, नहीं होगा, तो नीदर 1 नॉट 2। फिर अगला क्वेश्चन है, लेट पी क्यू आर एस टी 5 स्टेटमेंट्स बी दी 5 स्टेटमेंट्स be 5 statements such that if P is true then, क्या बोलना क्या चाह रहा है, if P Q R S and T be 5 statements such that if P is true then both P true है तो both Q and S are true, if R are true then T is false, which of the following can be concluded। ठीक है, तो if T is true then at least 1 of P and R must be false। अगर T true है, पता नहीं यार इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मुझे नहीं आता। और ये वाला केस देख लेते हैं, 2 ही क्वेश्चन बाकी है। अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 7 5 3 पेंटेड रेड ग्रीन ब्लू। ओके, 7 5 3 रेड, ये वाला रेड, फिर ये ग्रीन एंड देन ब्लू। ठीक, और डायमेंशन ये दे दिया है। ठीक, रिस्पेक्टिवली कैसा कैसा है यहाँ पर रिस्पेक्टिवली बता दिया है ना। तो कौन कौन सा है, अपोजिट फेसेस ऑफ डायमेंशन 7 इंटू 5 है, ये रेड है, 5 इंटू 3 है, ये ग्रीन है,
एंड 7 × 3 है वो ब्लू है। ओके ठीक। क्यूबॉइड इज कट एंड सेपरेटेड इनटू वेरियस क्यूब्स ईच ऑफ साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक। देयर आर एग्जैक्टली 15 स्मॉल क्यूब्स विथ नो पेंट ऑन एनी फेस। तो नो पेंट ऑन एनी फेस मतलब ये इंटरनल वाली क्यूब्स है। तो उस इंटरनल वाली क्यूब में हम लोग का फॉर्मूला क्या होता था? n-2 का क्यूब है ना। बट यहाँ पे देखो सबका n का नंबर ही अलग है, तो बस कुछ नहीं करना है, सबसे 2 माइनस कर देना है। तो 7 - 2 कितना होता है? 5। इससे माइनस करेंगे तो 3, इससे माइनस करेंगे तो 1। अब बस क्यूब है तो मल्टीप्लाई था, है ना। n-2 का मल्टीप्लाई n-2 मल्टीप्लाइड बाई n-2 यही तो था। बस यहाँ पे n1 n2 n3 की वैल्यू अलग है, तो मल्टीप्लाई ही तो करना था। 5 या 15 बस। तो यस दिस इज़ करेक्ट। एग्जैक्टली 15 स्मॉल क्यूब्स ऐसे होंगे जिनमें कि फेस में कोई पेंट नहीं है। अब बोल रहे देर आर एग्जैक्टली 6 स्मॉल क्यूब्स विथ एग्जैक्टली 2 फेसेस, वन पेंटेड विद द ब्लू एंड अदर विद द ग्रीन। ब्लू एंड ग्रीन वाला, ब्लू एंड ग्रीन पेंटेड विथ ब्लू एंड द अदर विद द ग्रीन। तो ब्लू ग्रीन वाले में हमको क्या पता था? रेड ग्रीन ब्लू 5-3 वाला डायमेंशन था, है ना, ग्रीन का एंड ब्लू। ओके अपोजिट फेसेस में है, इसमें थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि कैसे होंगे अपोजिट फेसेस में। तो हमको ये तो पता है कि 5×3 होगा, 5 वाला होगा ना। कौन कौन सा कलर बोला है? ब्लू विद द ग्रीन, ब्लू एंड ग्रीन। तो ब्लू एंड ग्रीन ये 5×3 वाला होगा। बट हमको क्या निकालना है इसमें? एग्जैक्टली 6 स्मॉल क्यूब्स विथ एग्जैक्टली 2 फेसेस, वन पेंटेड विद द ब्लू एंड अदर विद द ग्रीन। तो एक पेंट हो ग्रीन से, एक पेंट हो ब्लू से, ऐसा वाला 5×3 वाला है। बट इसमें भी 2 फेस बस पेंटेड है, जैसे हम लोग यहाँ पर निकाल रहे थे। यहाँ पर क्या निकाल रहे थे? नो पेंट ऑन एनी फेस, या वैसे यहाँ पर 2 फेस पेंट वाला। तो ये 5 - 2 हो जाएगा। अब ऐसे ही अपोजिट फेस में भी यही हो रहा होगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 2। फिर ये 3 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 3 2 ये 1 2 3 2 6 तो 7 8। तो ये वाला तो सही आंसर नहीं है, मतलब इस जो कंक्लूजन है ये तो गलत है। 6 नहीं 8 ऐसे फेसेस होंगे। ये वाले नीचे वाले में थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। अगर ऐसा वाला क्यूबॉइड देखा जिसमें 3 कलर यूज़ हो गए होंगे तो उसके बेसिस पे ही बन पाएगा, बिना इमेजिनेशन के ये वाला तो नहीं हो पाएगा। ये वाला तो चलो फार्मूला से कर लोगे, तो 1 ओनली इज़ करेक्ट। ठीक है, फिर अगला तो यही है, इसको और कुछ नहीं करना है। पहले क्या करना है? अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में, वो भी रिवर्स ऑर्डर में। बोलो हाउ मैनी पोजिशंस ऑफ द लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड। तो इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज़ ये लेटर है, इसको अरेंज करना अल्फ़ाबेटिकल, वो भी रिवर्स ऑर्डर में। फिर ये भी देखना है कि कौन सा चेंज नहीं हो रहा है प्लेस। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है एग्ज़ाम हॉल में, बट एक बार कर लिया तो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हम टाइम कंज्यूम करने ही बैठे हैं, तो कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं कैसे करती हूँ कि ना अल्फ़ाबेटिकली पढ़ना शुरू करती हूँ मैं, और उसको मैं लिखूँगी ही रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, तो कैसे रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे? पहले ए है क्या? ए तो नहीं है। बी है? हाँ बी है। बी को इधर से लिख लियो मैं। ठीक है, ताकि ऐसे ऐसे लिखते जाऊँगी तो ऑलरेडी वो रिवर्स ऑर्डर में बन जाएगा। ठीक है, अब पहले इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी का पोजीशन पहले ही लिख लेते हैं, अदरवाइज तो INCOMPREHENSIBILITIES। अरे एस नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक, अब सबसे पहले अपने को मिला कि ए तो नहीं है, चलो बी तो लिख सकते हैं ना, अल्फ़ाबेटिकली बी आ जाएगा। तो इसके सामने में बी आया, तो बी को काटो। बी और है क्या कहीं पे? नहीं। अब सी को ढूंढो, ए बी सी, यस। तो इसको काटो और इधर लिखो सी।
फिर डी ढूंढते हैं, डी 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 में आएगा भी नहीं, ई ABCD ई आएगा तो यहाँ पे डालो ई, एक ई तो ख़त्म, फिर दूसरा ई तो ये इधर आएगा, फिर तीसरा ई इधर, चौथा तो नहीं है, CDE, F तो नहीं आ सकता, G भी नहीं आएगा, H ढूंढते हैं, H ये आया H को लिखो इधर, H के बाद फिर I की ये एक I तो ये लिखो I, फिर अगला I, फिर ये वाला I, फिर ये वाला I, फिर I और है क्या, हाँ ये एक और I भी हो गया, फिर J नहीं, K भी नहीं आ सकता, L आ सकता है, हाँ L ये हटा, ये इधर आया L, हाँ फिर M तो है यहाँ पे, तो M, N काट दिया इधर N, एक और N है तो ये भी कटा, N हो गया, O देख लेते हैं, O लिखा और इधर काट दिया, P तो ये P आ गया, काट दिया, Q तो नहीं है, फिर R है एक, R काट दिया, S है एक, इसको लिखा कट गया, S इधर भी है कट गया, फिर T हो गया, सारी ख़त्म। किसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर तो I था, इधर T है, ये तो अलग हो गया, N S नहीं, C S O R M O P O R N E N H M E L N I S I I एक ठुक तो मिला, चलो फिर B I ये रहा अगला, फिर L H I E T E I E, फिर E C S B, तो 2 ही है, ठीक है। ये सबसे फास्टेस्ट मेथड में अभी मैंने कैलकुलेट किया है, वरना एग्ज़ाम हॉल में मैंने खुद इतना ज़्यादा टाइम लगाया था, मुझे ये टेक्निक अभी समझ आई कि ऐसे रिवर्स करके कर सकते थे, है ना। चलो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वुमन परफेक्ट। ओके।